नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं उसका नाम है सरकारी पत्र। इससे पहले हमने कार्यालय आदेश और शासनादेश को लेकर के बात की थी, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा विषय है सरकारी पत्र को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो सरकारी पत्र है उससे हमारे जो इंटरमीडिएट परीक्षाएं हैं या स्नातकोत्तर जो परीक्षाएं हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर जो प्रश्न होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, या फिर सरकारी पत्र का प्रारूप क्या होता है, या फिर आपको कोई विषय दे दिया जाएगा या फिर विभाग का नाम इत्यादि आपको दे दिया जाएगा और उस आधार पर आपको एक सरकारी पत्र लिखना होगा। या फिर आपका प्रश्न हो सकता है कि सरकारी पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इस प्रकार जो 3-4 ये प्रश्न होते हैं, आमतौर पर अक्सर ये प्रश्न आया करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके आते हैं। बहुविकल्पी में क्या होता है, एक प्रश्न आपका होता है और उसमें 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और उसका उत्तर आपको उसमें देना होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न जब मैंने देखे तो वो इस प्रकार के होते हैं कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग किया जाने वाला पत्र कौन सा होता है। तो उसमें आपको 3-4 प्रश्न दे देंगे कि कार्यालय पत्र या सरकारी पत्र या फिर अर्ध सरकारी पत्र या फिर परिपत्र, इस तरीके से। और इसके अलावा और गहन अध्ययन से जो प्रश्न आते हैं वो ये आते हैं कि सरकारी पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, इस तरीके का भी प्रश्न आया है। और इसके अतिरिक्त आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि सरकारी पत्र में एक सरकार दूसरे सरकार को लिखती है, या सरकारी पत्र जो है एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजा जाता है। इस प्रकार 3-4 सही आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से 1-2 आपको गलत भी दे दिए जाएंगे और आपको उनको आपको सही वालों को आपको एक तरफ आपको चुनना होगा और उस सही वाले में आपको निशान लगाना होगा। तो इन सारी दृष्टियों से जब हम सरकारी पत्र को देखते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है। तो हमें इन सब के लिए अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बहुत अच्छे से सरकारी पत्र को समझ लेते हैं तो हमारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हम दे सकते हैं। तो आज हम इसी सरकारी पत्र को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारे सरकारी पत्र होते हैं। ये जो सरकारी पत्र है ये सरकारी कामकाज के को सुचारू ढंग से चलाने के लिए लिखे जाते हैं, यानी कि सरकारी प्रयोजनों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों को ही हम क्या कहते हैं, सरकारी पत्र कहते हैं। इसके अलावा हम इसको शासकीय पत्र भी कहते हैं। ये दोनों ही नाम एक ही पत्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं, शासकीय पत्र और सरकारी पत्र। इसमें क्या होता है कि एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को या फिर विभाग को जब पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, हम सरकारी पत्र कहते हैं। तो ये पत्र जो होते हैं एक देश दूसरे देश को लिखता है, यानी कि एक देश की सरकार जब कोई पत्र दूसरे देश की सरकार को लिखती है तो वो किसके अंतर्गत आता है, सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। सरकारी पत्र जो है केंद्र सरकार राज्यों को लिखती है और सरकारी पत्र जो है राज्य सरकारें केंद्र को लिखते हैं। इसके अलावा एक राज्य दूसरे राज्य को सरकारी पत्र लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि क्या होता है कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, सूचनाओं, नियमों, जानकारियों, विचारों के आदान प्रदान के लिए ये सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। संप्रेषण के लिए ये सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो पत्र होते हैं ये सार्वजनिक, व्यक्तिगत संस्थानों, कार्यालयों, विभागों, इकाइयों, बैंकों, आयोगों आदि में लिखे जाते हैं।
तो ये सरकारी पत्र जो है छोटे से छोटे स्तर से लेकर बड़े से बड़े स्तर पर लिखे जाते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। तो अगर हम कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पत्र जो सरकारी कामकाज से संबंधित होते हैं, सरकारी सूचनाओं से संबंधित होते हैं, सरकारी नियमों से संबंधित होते हैं, उन पत्रों को हम क्या कह देते हैं? सरकारी पत्र कहते हैं। अगर इनकी भाषा पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो इनकी जो भाषा होती है वो औपचारिक होती है और निश्चयात्मक होती है। इनकी जो शब्दावली होती है वो क्या होती है? मानकीकृत शब्दावली होती है, जो भाषा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसी शब्दावली का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। अब सबसे पहले हम इस पत्र के प्रारूप पर नज़र डालते हैं कि इसका प्रारूप कैसा होता है, इसकी रचना कैसे होती है, इसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो जो इसका प्रारूप होता है इसमें सबसे ऊपर क्या होती है? पत्र संख्या होती है। स्क्रीन पर आप लोगों के सरकारी पत्र का एक प्रारूप लगा हुआ है, आप लोग उसमें भली भांति देखिएगा। तो सबसे ऊपर इसमें क्या होती है? पत्र संख्या होती है। पत्र संख्या जो होती है वो किसी भी कार्यालय या विभाग में एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे जो पत्र वहाँ से बाहर प्रेषित किए जाते हैं उनकी एक कॉपी लगाई जाती है और उनको डिस्पैच किया जाता है, उनको लिखा जाता है। तो वो क्रमांक जो है वो पत्र के ऊपर लिखा हुआ होता है। उसके बाद कार्यालय या सरकारी विभाग का नाम होता है। ठीक है, तो जिस विभाग से पत्र भेजा जा रहा है या उस विभाग या जिसको भेजा जा रहा है उसको उस विभाग का इसमें क्या होता है? नाम इत्यादि होता है। फिर प्रेषक का नाम और पदनाम होता है। तो प्रेषक का नाम और पदनाम का मतलब है कि जो इस पत्र को भेज रहा है उस पत्र में भेजने वाले का नाम होता है और उसका पदनाम होता है। उसके बाद प्रेषिती यानी कि जो प्राप्त करता है उसका नाम और पदनाम होता है। यानी कि जो पत्र को प्राप्त कर रहा है, प्रेषिती का मतलब है जिसको पत्र प्राप्त हुआ है, प्राप्त होने वाला है, उसका नाम और पदनाम इसमें होता है। उसके बाद तिथि लिखी जाती है, जिस दिनांक को पत्र भेजा जा रहा है वो दिनांक इसमें लिखी होती है। फिर विषय का उल्लेख होता है कि जिस विषय पर पत्र लिखा गया है उसका शीर्षक यानी कि उसका उल्लेख होता है। फिर संबोधन होता है, या तो महोदय इत्यादि करके होता है या अधिकारी का नाम होता है, इस तरीके से संबोधन होता है। फिर जो मूल विषय का विवरण होता है, जो भी मूल विषय जिस विषय पर सरकारी पत्र लिखा जा रहा है उसका विवरण इसमें होता है। उसके बाद स्वनिर्देश होते हैं, भवदीय वगैरह। और उसके बाद जो है प्रेषक के हस्ताक्षर इसमें होते हैं, जो पत्र भेज रहा है उसके हस्ताक्षर होते हैं। और उसके बाद पत्र में संलग्न पत्रों का उल्लेख होता है और फिर उसमें अंत में प्रतिलिपि होती है। तो ये सब जो है आपको अपने स्क्रीन पर जो पत्र का प्रारूप है उसमें दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये एक पत्र का प्रारूप लिखने को कहा जाता है तो आप इन बिंदुओं से पत्र का प्रारूप लिख सकते हो। अगर आपको ये बिंदु भली भांति याद है तो आप कोई भी एक सरकारी पत्र आप लिख सकते हो। और जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है उसको अगर आप भली भांति अध्ययन करेंगे तो आप भी एक अच्छा सरकारी पत्र लिख पाएंगे। इसके अलावा अक्सर जो प्रश्न आता है वो है सरकारी पत्र की विशेषताएं। तो विशेषताएं जो है, जब हम सरकारी पत्र का प्रारूप उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हालांकि हमें उसकी विशेषताओं का अंदाज़ा हो जाता है, हम उसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर हम अगर इसकी विशेषताएं एक दो करके गिनाएं तो ये जो पत्र होता है ये पूर्ण रूप से औपचारिक होता है। इसमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि जो सरकारी पत्र होता है ये औपचारिक होता है, पहले भी आपको बताया गया है। और इसमें हम कोई भी अपनी व्यक्तिगत अपनी रुचि के अनुसार किसी विषय का उल्लेख हम इसमें नहीं कर सकते। दूसरी इसकी विशेषता होती है, यह पत्र एक निर्धारित प्रारूप में लिखा जाता है। यानी कि इसका एक प्रारूप होता है, एक निश्चित ढांचा होता है, उसी ढांचे के अनुसार हम इस पत्र को लिख सकते हैं। इसकी जो अगली विशेषता है वो है ये सरकारी पत्र जो है वो राजभाषा
या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी राजभाषा है, जो हमारे शासन के कामकाज के लिए जो प्रचलित भाषा है, जैसे वर्तमान में हम सरकारी कामकाज हिंदी और अंग्रेजी में करते हैं, तो या तो पत्र हिंदी अंग्रेजी में होना चाहिए, या फिर हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में पत्र लिखा होना चाहिए, यानी कि वैकल्पिक राजभाषा उनको कहा जाता है, उन भाषाओं में पत्र लिखा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो इसकी विशेषता है, इसमें जो भी आदेश, सूचना, नियम आदि जो बताए जाते हैं उनको क्रमांक में लिखा जाता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 करके उन्हें क्रमांक में लिखा जाता है। इसकी अगली विशेषता है कि ये जो पत्र होता है ये संक्षिप्त होता है, ये छोटा होता है, इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल और केवल आवश्यक निर्णयों, आवश्यक सूचनाओं, आवश्यक निर्देशों, आवश्यक आदेशों इत्यादि का ही इसमें वर्णन किया जाता है, और ये वर्णन जो है वो तर्क संगत होता है और विधि सम्मत भी होता है, यानी कि तर्कपूर्ण होता है, कोई अनावश्यक नहीं होता है और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये सरकारी पत्र की विशेषताएं हैं। और इसके बाद हम अगला जो पत्र पढ़ेंगे वो है हमारा अर्ध सरकारी पत्र। तो आप लोग इस सरकारी पत्र को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।